Hello everybody, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about human excretory system. So human में जो excretory system है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मैंने आपको ये भी बताया था कि किडनीज प्रेजेंट होती हैं हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में which is of मेटानेफ्रिक टाइप्स और ये किडनीज रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए. ठीक है, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हैज पेयर्ड बीन शेप्ड किडनी. पेयर्ड बीन शेप्ड किडनी, तो ये जो किडनीज हम बना रहे हैं यहाँ पर ये पेयर्ड है और बीन शेप्ड है. एंड यू विल ऑब्जर्व जो ये राइट वाली किडनी है, ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ. सो दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट. सेम एज इट इज डायग्राम मैंने वहां पर बनाया हुआ है. तो जब हम इस डायग्राम को लेबल करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, इट विल बी द लेफ्ट किडनी एंड दिस इज द राइट. ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके हिसाब से जो लेफ्ट वाली किडनी है थोड़ी सी ऊपर है एंड द राइट किडनी इज क्वाइट लोअर देन द लेफ्ट वन. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राइट साइड में किडनी, ये जो राइट वाली किडनी है दिस इज सप्रेस्ड बाय द लिवर. क्योंकि इसके जस्ट ऊपर लिवर प्रेजेंट होते हैं तो लिवर की वजह से ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है. ठीक है, अब पेयर्ड किडनीज के अलावा पेयर्ड यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ये है यूरेटर्स. ठीक है, एंड दीज यूरेटर्स ओपन इनटू a structure which is called urinary bladder. This is the urinary bladder. ठीक है, and then here is the opening which is the urethra, from where the urine is released out by the process called micturition. ठीक है, these are the ureters. These are the paired kidneys. ठीक है, and above the kidney you will observe the gland which is called, क्या कहते हैं इसको, एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, हालांकि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते. बस आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट होंगी, पेयर्ड यूरेटर्स प्रेजेंट होंगी, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है सिंगल, एंड यूरेथ्रा. ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया क्योंकि किडनी के लिए एक टर्म यूज की जाती है विच इज रेनल, RENAL, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो रेनल यानी कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, अबव द सरफेस ऑफ किडनी. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड सुप्रा रेनल ग्लैंड. सुप्रा रेनल ग्लैंड. ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि ये जो किडनी है, किडनीज के लेंथ, विड्थ है ना, और वेट के बारे में. सो बेसिकली आप ये ऑब्जर्व करोगे कि किडनी प्रेजेंट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है. जब भी हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे सो वी विल ऑब्जर्व दैट किडनी इज प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट thoracic vertebra एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा. थर्ड लंबार वर्टिब्रा. ठीक है, तो जो thoracic vertebra है यानी कि जो चेस्ट का वर्टिब्रा होगा दैट विल बी द 12th वर्टिब्रा, तो वो लास्ट होगा. और वहां पर 1 2 3 थर्ड लंबार वर्टिब्रा, इन वर्टिब्रास के बीच में जो हमारी किडनीज है वो प्रेजेंट होती है. इनकी लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड वेट की हम बात करते हैं. लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड वेट की बात करेंगे. तो इसकी जो लेंथ होती है इट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर. जब हम इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई के बारे में बात करेंगे सो इट विल बी 5 to 7, और जब उसकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे इट विल बी 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस. और जो वजन इनका होता है इट कुड बी अराउंड 120 ग्राम्स. तो यहाँ पर हमने इनके जो पैरामीटर्स है उनको डिस्कस किया है. लेंथ कितनी होगी, वेट कितनी होगी, या फिर उनका जो थिकनेस है वो कितनी हो सकती है. ठीक है, तो हमने लिख लिया है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 120 ग्राम्स. तो ये तो हमने उनके पैरामीटर्स को डिस्कस किया.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। ये जो किडनी होती है इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, जरा जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर। तो इस डायग्राम के बेसिस पर देखिए बीन शेप्ड होती है, जो हमारी किडनीज होती है वो बीन शेप्ड होंगी एंड दीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फैट जिसको रीनल फैट कहा जाता है। दिस इज द रीनल फैट, बट द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल, and around this renal fat you will observe another layer which is the renal fascia, renal fascia और fascica। ठीक है, तो ये तो किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऐसे करके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। एक ब्लड वेसल मैंने इस तरीके से बनाई एंड द अनदर वन वुड बी क्लोज टू दिस। ठीक है, जो दो ब्लड वेसल्स हमने यहाँ पर मेंशन की हैं, एक ब्लड वेसल है जो कि इनकमिंग है, जो कि कहां पर आकर खुलती है, कहां पर एंट्री लेती है, किडनी के अंदर। दूसरी ब्लड वेसल लीव कर रही है यानी कि एग्जिट कर रही है। ठीक है, सो द ब्लड वेसल दैट एंटर्स द किडनी इज द रीनल आर्टरी, इज द रीनल आर्टरी, एंड द ब्लड वेसल दैट एग्जिट्स इज द रीनल वेन। दिस इज द रीनल वेन। And this concave structure in the kidney, this is called hilum। क्या कहते हैं इसको? hilum। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं किडनी का, यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से ब्रॉड रीजन प्रेजेंट होता है। This is the broadest part, right? So this broad region is called renal pelvis, renal pelvis, and further it is getting narrower। ये बिल्कुल पतला होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, and this narrower tubule structure is called the ureter। This is called the ureter। So similarly with the another kidney also you will find the same structure, right? तो हमने देखा किडनी की 3 लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, then it is surrounded by a layer of fat which is renal fat, then renal fascia। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्केविटी देखी थी जिसको हमने हाइलम बोला। इस कॉन्केविटी के थ्रू ही एंट्री या एग्जिट होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की या फिर ब्लड वेसल्स की। जो ब्लड वेसल अंदर एंट्री लेती है वो रीनल आर्टरी है एंड द वन दैट एग्जिट इज द रीनल वेन। फिर हमने एक ब्रॉडेस्ट रीजन देखा यहाँ पर विच इज द रीनल पेल्विस। दिस रीनल पेल्विस गेट्स नैरोअर एंड इट फॉर्म्स द यूरेटर। ये तो ठीक हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे जब इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें तो एक्सटर्नल है यानी कि बाहर से हमें दिखेंगी, जब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं सो यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पिरामिड्स। ये क्या है? ये पिरामिड्स। ऐसे काफी सारे पिरामिड्स किडनीज के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे सो यू विल ऑब्जर्व दैट the kidney is divided into 2 major parts। This is the renal cortex, this outermost or the peripheral region is, this region is renal cortex, right? And these pyramids represent the medullary part, not the complete pyramid but the lower part। This is the renal medulla or the medullary region। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अपसाइड यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पिरामिड्स का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीनल कॉर्टेक्स को एंड द लोअर रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द रीनल मेड्यूला। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन का काम क्या होगा? फिल्टर करना। भाई ब्लड को फिल्टर किया जाता है और नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, देयर विल बी मैनी ओपनिंग्स इन। ठीक है, ये जो ओपनिंग्स होती है कलेक्टिवली दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड माइनर कैलिसेस, माइनर कैलिसेस। ठीक है, लेकिन जहां पर आकर ये सारी ओपनिंग्स एक साथ खुलेंगी, सारी ओपनिंग्स जहां पर आकर एक साथ ओपन करती हैं, इस रीजन को कहा जाता है मेजर कैलिक्स। दिस इज द मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब साथ ही साथ आप देखोगे दिस एंटायर रीजन इज द कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, एंड दिस कॉर्टेक्स रीजन एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स।
ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एक मतलब एक बैंड लाइक फॉर्म में या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड कर रहा है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कॉर्टेक्स रीजन है when it extends in the form of bands between the medullary pyramids, तो जब ये कॉर्टेक्स रीजन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करेगा इट विल बी कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्लियर हो गया? सो नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज व्हिच आर फाउंड इन द ह्यूमंस एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। सो लेट मी राइट इट हियर, द नेफ्रॉन। So these nephrons are numerous because kidneys की जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर हर एक किडनी में 1 million nephrons present होते हैं and these nephrons are the specialized structures that perform the function of excretion। ठीक है, तो हमने लिखा 1 million of nephron is present per kidney, यानी कि each kidney has 1 million of nephrons। पूरा लिख देते हैं, तो हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? जब इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सो यू विल ऑब्जर्व दैट दीज नेफ्रॉन्स आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजेनियस वेस्ट एंड रिलीज इट आउटसाइड द बॉडी। तो उसके स्ट्रक्चर को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हियर इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज द Bowman's capsule। Here is the cup-shaped structure which is the Bowman's capsule, and then you will see a convoluted से क्या मतलब है? Folded tubular structure which is the PCT, proximal convoluted tubule, and then it goes downwards like this। ठीक है, this is the loop of Henle, and since it is going downwards, this is the descending loop of Henle, and then आप देखोगे कि यही लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड इट विल बी अ ब्रॉडर वन व्हिच इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड देन इट इज अगेन कॉन्वोल्यूटेड और फोल्डेड ट्यूब्यूल। दिस इज द DCT और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड मींस द फोल्डेड वन, ठीक है, और डिस्टल और प्रॉक्सिमल ये जो नाम गिवन है PCT या फिर DCT क्यों बोला गया है? बिकॉज दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड देन हियर यू विल ऑब्जर्व अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज द कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। So let me label it here. This is the Bowman's capsule. Bowman's capsule. And then यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कुछ ब्लड वेसल्स को which are the afferent arterioles. These are the afferent arterioles. ठीक है, ये जो afferent arterioles है, afferent का मतलब है इनकमिंग। हम कह सकते हैं कि वो ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन्स के अंदर और यहाँ पर आकर क्या फॉर्म होता है? इट फॉर्म्स द ग्लोमेरुलस और अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। बहुत सारी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज का एक ग्रुप यहाँ पर टफ्ट बन जाता है एंड देन इट गोज आउट लाइक दिस एंड दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड efferent arterioles, right? So you can see the difference here. This is the broader one, it has the higher or the larger diameter, जबकि इसका diameter काफी कम होगा। तो पूरे बॉडी का जो ब्लड होगा जब वो नेफ्रॉन के अंदर आएगा तो नेफ्रॉन के अंदर उस ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेपरेट किया जाएगा एंड देन दिस वेस्ट प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर आते हैं। यहाँ पर ये कैपिलरीज है जिसकी टफ्ट यानी कि एक ग्रुप बन चुका है एंड दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। दिस इज ग्लोमेरुलस, राइट? सो हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ये हमने उसका डायग्राम बनाया एंड वी लेबल इट आल्सो। दिस इज द डिसेंडिंग लूप या फिर लिम्ब ऑफ हेनले।
लूप ऑफ हेनली। तो जो लूप ऑफ हेनली है इसके दो लिम्स होते हैं, दिस इज द डिसेंडिंग वन एंड दिस इज द असेंडिंग वन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो ये यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये हर एक किडनी में 1 मिलियन होंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है और इनके दो पार्ट्स हैं जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। एक पार्ट जो कि बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के बना है, बोमेन्स कैप्सूल and glomerulus, both these structures are together called Malpighian body or renal corpuscle, Malpighian body, right। अब यहाँ पर ये जो बाकी सारा स्ट्रक्चर बचा है, this is the renal tubule because it is the tube-like structure and it is the renal tubule. So here we can see that Bowman's capsule and glomerulus, these two things are together called Malpighian body, and the rest of the tubular structure, that is PCT, loop of Henle, DCT and collecting duct, these are included under renal tubule. So नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हमने देख लिए हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स देखे हमने? Malpighian body और renal corpuscle, Malpighian body and the another one is renal tubule, renal tubule, ठीक है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब बोमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे तो किस तरीके से वो दिखेगा, मैं यहाँ पर ही बना के दिखा देती हूँ। देखिए जो बोमेन्स कैप्सूल है इट इज लाइक दिस, कप शेप स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू, ठीक है, इस तरीके से होगा। यस, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ये हम बना देते हैं, दीज आर दी पोडोसाइट्स। और ये जो पोडोसाइट्स हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में थोड़े से पोर्स होते हैं, स्पेस होता है एंड दिस इज कॉल्ड द सीव पोर। उसको हम क्या बोलेंगे? सीव पोर। सो दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। तो जो बोमेन्स कैप्सूल की इनर लेयर होती है उस पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं एंड दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर इज अ पोर बिटवीन दीज सेल्स और इसको हम बोलते हैं सीव पोर, सीव पोर। लेकिन जब इसकी आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे सो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। तो जो बोमेन्स कैप्सूल है क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जितना भी ब्लड आएगा बॉडी का किडनीज के अंदर उनको फिल्टर करने का काम इन पोडोसाइट्स की मदद से ही किया जाता है। सीव एक तरीके से छन्नी की तरह हो गया, क्योंकि ये सारे सेल्स अरेंज इस तरीके से हैं इसलिए इनको हमने इस तरीके से नाम दिया हुआ है। और पौडो का मतलब फुट से रिलेटेड होता है क्योंकि इनकी अपीयरेंस ही कुछ इस तरीके से है इसलिए इनको नाम दिया हुआ है पोडोसाइट। दिस इज द इनर लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल whereas this is the outer layer which is made up of squamous epithelium. अब इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? कैपिलरीज। सो लेट्स से दिस इज द कैपिलरीज, ठीक है। ये जो कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं these capillaries that have the blood, वो भी कैसा ब्लड होगा? जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर से इन कैपिलरीज में ब्लड आएगा सो बेस्ड ऑन दी प्रेशर डिफरेंस या ग्रेडियंट, है ना, प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पर वो ब्लड छलना यानी कि फिल्टर होना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज पोडोसाइट्स। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे इनके बीच में भी कुछ एक लेयर दिखती है जिसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ब्लड वेसल की जो लेयर होगी फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी एंड देन जो ये बोमेन्स कैप्सूल है उसकी इनर मोस्ट लेयर आती है। तो जब भी ब्लड फिल्टर होता है सो इट हैज टू पास दीज 3 लेयर्स, ओनली देन इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू दी PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, तभी ट्रांसपोर्ट होगा जब वो ब्लड इन तीनों लेयर्स को क्रॉस कर लेगा। सो PCT के अंदर वो कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में? तो फटाफट से यहाँ पर देखते हैं।
इसी को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ पीसीटी के सेल्स को दिखाने के लिए. सो इट इज लाइक दिस. राइट. तो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट है? क्योंकि नेफ्रॉन के अंदर अभी जब सबसे पहला पार्ट देखा था हमने बोमेन्स कैप्सूल, तो देखा कि पोडोसाइट्स प्रेजेंट थे, है ना. यहाँ पर उसके बीच में स्पेस था जिसको हमने सीड पोर या फिर स्लिट पोर भी कह सकते हैं. स्लिट पोर हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. ये जो पहली लेयर थी जो कि पोडोसाइट से बनी है, दिस लेयर इज कॉल्ड विसरल लेयर. विसरल लेयर. एंड दिस जो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड पेराइटल लेयर. दिस इज कॉल्ड पेराइटल लेयर. राइट. अब बोमेन्स कैप्सूल डायरेक्टली इसकी जो ल्यूमन है किस में जाकर खुलती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. सो यू विल ऑब्जर्व दैट द सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैव माइक्रोविलाई ऑन देयर सरफेस. इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं, these are brush border cells. किस तरीके के सेल्स हैं ये? brush border cells. तो let me label it here. PCT में brush border cells होते हैं. इसका मतलब है कि इनके सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है. Now what is the function of microvilli? ये क्या काम करेंगी? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी. इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. साथ ही साथ इट हैज लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पास बहुत ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सी, जैसे ही ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर जितना भी प्लाज्मा था, जब वो प्लाज्मा बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू फिल्टर होकर कहाँ तक आएगा? पीसीटी तक आएगा. सो उस प्लाज्मा में जो भी ऐसा कंपोनेंट होगा जिसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, these जो ये ब्रश बॉर्डर सेल्स है माइक्रोविलाई कंटेनिंग, these cells will help in the absorption. और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी. एंड दिस एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हुआ? वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा. यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है. एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है. 70 to 80% एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाती है. ठीक है. साथ ही साथ ये पीसीटी जब आगे कॉन्टिन्यूएशन में जाता है, तो ये किस चीज, कौन से ट्यूब की फॉर्मेशन कर रहा है? दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली. दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली. लेट मी राइट इट हियर. जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, यहाँ पर किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना. तो आप देखोगे कि जिस तरीके से पीसीटी अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, उसी तरीके से जो डीसीटी है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी. एंड दे विल हैव क्यूबॉइडल सेल. डीसीटी नहीं, मतलब ये लूप ऑफ हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब, इट हैज क्यूबॉइडल सेल्स. क्यूबॉइडल सेल. ठीक है. दूसरी चीज, ये बहुत ही पतली है, यानी कि नैरो है, थिनर बोल सकते हैं इसको, काफी पतली होती है. राइट. साथ साथ दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, दिस इज परमिएबल टू वाटर. परमिएबल टू वाटर. This is permeable to water, but this descending loop of Henle is impermeable to electrolytes. Impermeable to electrolytes. तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि आयंस के लिए impermeable है, लेकिन वाटर के लिए ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग लिम्ब, ये परमिएबल होगा. ठीक है. तो ये ऑस्मोलैरिटी यानी कि ऑस्मोटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे दोनों, डिसेंडिंग लिम्ब भी और असेंडिंग लिम्ब भी. दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली. अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में भी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो दिस इज थिकर. ये क्या होता है? थिक होता है काफी. इसमें भी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये थिक होगा, लेकिन ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा. दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर, और वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है, बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होगा. तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना या फिर मूवमेंट करवानी होती है, वो कहाँ से होती है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से. एंड दिस असेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज फर्दर
जब जाएगी आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज सेल्स, ये जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो डीसीटी है वो किस चीज में हेल्प करेगा, सोडियम का या पोटेशियम का जो पंप होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कॉलमनर सेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे डीसीटी जो कि आयंस है, जैसे कि सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, उन सब की जो मूवमेंट होती है, जो डिफ्यूजन होता है, उन सबको करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो लूप ऑफ हेनली हो गया, डीसीटी हो गया। नाउ कलेक्टिंग डक्ट इज देयर। कलेक्टिंग डक्ट में कॉलमनर सेल्स होते हैं और ये हेल्प करेगी यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में। क्या काम करती है, कंसंट्रेटेड बनाती है यूरिन को। कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन है यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने पढ़ लिया है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जाननी है, वो ये है कि ये जो लूप ऑफ हेनली है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स रीजन में या फिर मेड्यूलरी रीजन में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनली या पीसीटी डीसीटी, तो देखते हैं एक बार फटाफट से। आपने मेड्यूलरी पिरामिड देखा था, सो यू विल ऑब्जर्व दिस लाइक दिस, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेफ्रॉन है, ठीक है, इनकी जो पोजीशन होती है वो वेरी कर सकती है और इसी पोजीशन के बेसिस पर हम बोलते हैं कि नेफ्रॉन अलग अलग तरीके के होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब हम बात करेंगे कि जो नेफ्रॉन्स है वो कितने तरीके के, यानी कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। सो एक सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बोला कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होंगे। एक होता है मल्फिगियन बॉडी एंड द अनदर पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। The Malpighian body and the renal tubule, right? जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, it was like this: Bowman's capsule, the blood vessels, which is the efferent arteriole, forming the glomerulus, the afferent. This is the afferent arteriole. This is the efferent arteriole. This is quite broader or has more diameter than this, and then the PCT, proximal convoluted tubule, then descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, which is quite broader or thicker, and then DCT or distal convoluted tubule, right? So now जब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे नेफ्रॉन की, तो आप देखोगे that there are two types of nephron. The first one is the cortical nephron, cortical, and second one is juxtamedullary nephron, ठीक है। होगा क्या, जब किडनी का इंटीरियर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो हमने देखा था that interiorly it has some pyramids, right? And the peripheral region is the cortex region, whereas the inner region is the medullary region. तो ये जो नेफ्रॉन्स की जो पोजीशन होती है किडनी में, वो किस तरीके से होगी? You will observe that this Bowman's capsule, PCT, DCT, these are present in the cortical region. ये cortex वाले region में present होंगे, and the loop of Henle is present in the medullary region. It will be like this, either this much longer और टू शॉर्ट। तो जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा लंबा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, राइट? और इतना छोटा भी होगा कि वो मेड्यूलरी रीजन के मार्जिन तक ही प्रेजेंट होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले वी हैव डिवाइडेड द नेफ्रॉन्स इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकंड वन इज juxtamedullary nephron. So let's say we are drawing the cortical nephron here. So you will see
that the loop of Henle is very short. The loop of Henle is very short. It is like this, right? But in case of juxtamedullary nephron, see, the loop of Henle is not very short. It runs deep into the medullary region. It is like this. It is very deep into the medullary region, and this is the ascending loop of Henle, like this. And here is the DCT or distal convoluted tubule and the collecting duct. Here is the collecting duct, right? So the major difference lies in the length of the loop of Henle. फर्स्ट वाला जो हमने देखा है वो कॉर्टिकल और सेकंड वाला है जो juxtamedullary. So what are the differences between these two types of nephrons? जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा इसके अंदर लूप ऑफ Henle is very short. Loop of Henle is very short. ठीक है, इसमें लूप ऑफ Henle is very longer and runs deep into the medulla. This is the first difference between these two types of nephrons. What else? Second thing is that these structures are very close to the margin or to the, सबसे ज्यादा किधर की तरफ प्रेजेंट होते हैं? cortex region की तरफ, right? So parts of nephron are present, या फिर most of the parts of nephron are present in cortical region or the cortex region, right? Whereas in the case of juxtamedullary nephrons, you will see that these parts are present at the margin, not very close into the cortical region. Present at the margin. These parts are present at the margin or between. इसका मतलब क्या हुआ? Cortical region and medulla. Cortical and medullary region. Right. तो ये दो differences हमने इसके अंदर पढ़े. Now the third and the most important difference between these two types of nephron is that these loop of Henle are not surrounded by any blood vessel, which is the vesa recta. So no vesa recta is present, no vesa recta, whereas it has a very long running U-shaped blood vessel, which is the vesa recta. Vesa recta is present. Vesa recta is present. So what is the function of vesa recta? ये एक ऐसी blood vessel है जो कि efferent arterioles से arise करेगी, and these efferent arterioles will give rise to this U-shaped blood vessel. This is a U-shaped blood vessel. इसके अंदर नहीं होती है, मैंने सिर्फ आपको बना के दिखाई है. That it arises from the efferent arterioles and it will run parallel to the loop of Henle, but in the opposite direction. Now how in the opposite direction? See, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि ये वेसा रेक्टा का डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग या फिर डाउनवर्ड्स का भी. सो हमने ये देखा कि वेसा रेक्टा arises from the efferent arterioles and this tubular part is the descending vesa recta, whereas this going upward is the ascending one. So you can see the vesa recta runs opposite in the opposite direction of the loop of Henle. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो loop of Henle था ये upward direction में जा रहा था, जबकि जो वेसा रेक्टा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. तो यहाँ पर जो भी रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा या फिर सिक्रीशन का प्रोसेस होगा वो वेसा रेक्टा और लूप ऑफ Henle के बीच में ही चलेगा. ये जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी वो यूरिन फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. विदाउट दीज टू स्टेप्स जो यूरिन हम चाहते हैं कि कंसंट्रेटेड बने या डाइल्यूट बने वो नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो दो तरीके के नेफ्रॉन कौन कौन से हमने देखे, कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी. ये ऊपर वाला जो रीजन है दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन
and this is the medullary region. Medullary region. Generally, you will observe that these Bowman's capsule, glomerulus, PCT, DCT and collecting duct, these are present in the cortical region, and the loop of Henle are generally present in the medullary region of the kidneys. तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के साथ साथ एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में, विच इज द ब्लड वेसल लेयर, विच इज द वेसा रेक्टा. वेसा रेक्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है लूप ऑफ हेनले की और हेल्प करेगी रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. वी विल नाउ डिस्कस अबाउट यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन formation. So there are basically 3 steps in the process of formation of urine, right? And the process of urine formation is called urinopoiesis. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसमें 3 बेसिक स्टेप्स आप पढ़ोगे. फर्स्ट वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. First one is ultrafiltration. Second, reabsorption. Reabsorption. And the third step is tubular secretion. Tubular secretion. This ultrafiltration is also called glomerulus filtration, and this reabsorption is also called selective reabsorption, right? सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, मैंने आपको बोमेन्स कैप्सूल का पूरा स्ट्रक्चर बताया था जिसमें पोडोसाइट्स के बारे में बताया था, जो कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड को फिल्टर करने में मदद करना. इनके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने स्लिट पोर्स कहा था. क्या कहा था? स्लिट पोर्स, राइट. तो नाउ यू विल सी that these podocytes will help in the filtration of blood. अब ये जो blood filter हो रहा है वो कहाँ से आएगा? There is a blood vessel which is afferent arterioles. अब ये जो afferent arteriole है इसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है which is of 60 mmHg. 60 mmHg. This hydrostatic pressure helps in formation of the pressure gradient. यहाँ पर जो afferent arterioles में blood जो flow कर रहा है, जो blood इसके अंदर move करता हुआ आएगा, flow करता हुआ आएगा, उसमें जो pressure होगा, this is the hydrostatic pressure of afferent arterioles which is 60 mmHg, यानी कि 60 millimeter of mercury. So जैसे ही यहाँ पर ये ब्लड आगे फ्लो करेगा इन दीज कैपिलरीज, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज प्रेजेंट है. सो देयर विल बी डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर ये जो पोडोसाइट्स हैं इनके थ्रू जो ब्लड में जो प्लाज्मा में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो फिल्टर होना स्टार्ट करेंगे. सो इट हैज द प्लाज्मा and the filtration will take place in this Bowman's capsule. As a result, the filtrate will be released here. This filtrate is more or less similar to the plasma. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा था तो जितना भी प्लाज्मा में कंपोनेंट प्रेजेंट था, स्पेशली द प्रोटीन्स, these all will be transported और these all will be filtered. तो लार्जर प्रोटीन्स को छोड़कर ब्लड का जितना भी कंपोनेंट होता है वो सारा फिल्टर हो जाता है. दिस इज द रीजन वी कॉल इट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा मतलब बिल्कुल अल्टीमेट, जितना भी कंपोनेंट था जल्दी जल्दी वो सारा फिल्ट्रेट हो जाता है. और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पोडोसाइट्स है यही वो सेल्स है जो कि हेल्प कर रहे थे. तो जब भी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो किन किन चीजों को क्रॉस किया जाता है? तो देखिए, देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स. दिस इज दी एंडो मतलब जो इनर लेयर होती है ग्लोमेरुलस की, ब्लड वेसल, ठीक है. इज द एंडोथीशियम और एंडो लेयर
है ना, ऑफ द ब्लड वेसल और कैपिलरी. देन इन बिटवीन द Bowman's capsule and glomerulus is the basement membrane. This is the basement membrane, and then this layer the epidermis of epithelium of Bowman's capsule. तो जब भी ब्लड फिल्टर होता है तो 3 लेयर्स को क्रॉस करते हैं. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन and epithelium of Bowman's capsule. As a result of the filtration of the pressure differences, the blood will be transported to the Bowman's capsule, and from there it will be moved to the PCT or proximal convoluted tubule. But जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन की, तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली जो हमारा हार्ट होता है वो 1100 ml ऑफ ब्लड को पंप कर देता है पर मिनट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इसके डिफरेंस की वजह से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो कितना होगा, 1800 ml पर मिनट. 1800 ml पर मिनट. लेकिन जब फिल्ट्रेशन होती 16 to 1800 होगा, लेकिन जब फिल्ट्रेशन होती है तो उसमें आप देखोगे 125 ml पर मिनट जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होके आता है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, एंड दिस इज 180. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात कर रहे हैं. GFR का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, ईच किडनी पर मिनट. तो वो कितना अमाउंट होता है, 125 ml होगा. और ये जो GFR होता है 1 मिनट के हिसाब से जब देखते हैं तो वो 125 ml होता है, लेकिन जब डे के हिसाब से और लीटर के हिसाब से बात करेंगे सो इट विल बी 180. ठीक है, तो यहाँ पर हमने GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बात की है. तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना हो गया, 125 ml पर मिनट. लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि जब ब्लड तो बहुत सारा आया था, अप्रोक्सीमेटली 1600 ml के आसपास ब्लड आया था, लेकिन जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन के आया वो सिर्फ 125 ml पर मिनट है, या फिर 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे. ठीक है, तो जब इतना ज्यादा ब्लड आया था तो सिर्फ इतना ही क्यों फिल्ट्रेट हो पाया, देयर आर अगेन सर्टेन रीजंस कि जब वो फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा वो जो स्लिट पोर्स होते हैं उनके थ्रू सभी सब्सटेंसेस फिल्टर होंगे, लेकिन जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो रह जाते हैं. ठीक है, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस हमेशा आता है. साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर ये जो Bowman's कैप्सूल है जिसमें फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, उसी के साथ साथ एक जंक्शन प्रेजेंट होता है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको JG सेल्स कहा जाता है. JG सेल्स. अब JG सेल्स क्या है, दीज आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. ठीक है, and these cells collectively form an apparatus which is JGA, juxtaglomerular apparatus. अब इसका क्या फंक्शन होगा, देखिए, अगर कभी भी ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा, सो देयर विल बी अ चेंज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब है GFR. तो अगर कभी भी जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल्टर्ड, है ना. तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए ब्लड की वॉल्यूम क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, देयर इज अ फॉल इन दी ब्लड. जैसे ही देयर इज अ फॉल इन द ब्लड, ये जो JG apparatus है वो एक्टिव हो जाता है और इसके जो सेल्स हैं यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन को विच इज रेनिन. स्पेलिंग आपको याद रखनी है, द हार्मोन इज रेनिन. ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि बाकी ब्लड के अंदर हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिव करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है. वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको नैरो कर देना. उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स का जब डायमीटर नैरो हो जाएगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है. क्यों, जितना कम डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा. तो डायमीटर कम हो गया है तो उससे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा.
As a result, GFR will get back to its normal flow. जो नॉर्मल होता है सेम वही फ्लो यहाँ पर वापस आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक. तो सबसे पहला जो स्टेप था जिसमें हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा है, ये इसमें हमने रेनिन के बारे में भी बात की है. आपको याद रखना है कि जब भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जो जेजी सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल हेल्प टू रिलीज अ हार्मोन व्हिच इज रेनिन. और रेनिन किस चीज में हेल्प करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, साथ ही साथ वो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा. This we will study in the hormonal control in detail. Right. Now we will talk about the second step which is reabsorption. अब reabsorption में क्या होता है? देखिए, reabsorption में बेसिकली जब भी देखा जाएगा तो दो टाइप से reabsorption होती है, active reabsorption and passive. Active and passive secretion. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा ब्लड फिल्टर करेगा तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें भी फिल्टर हो जाती हैं. बट दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड, दैट वी रिक्वायर फॉर अवर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, है ना. लेकिन अगर यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में बात करोगे तो हम चाहते हैं कि ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए. ठीक है, तो जिस समय ब्लड फिल्टर हो रहा था तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट गेट्स फिल्टर, तो ये सब चीजें भी फिल्टर हो जाएंगी. लेकिन हमें इन सब चीजों की जरूरत है अपनी बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. इसलिए जब भी यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो एक स्टेप आएगा विच इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अब हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमारे काम की होगी उनको हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि अपने बॉडी में या फिर जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसके अंदर वापस ले आएंगे. और ये कौन से प्रोसेस से होता है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से. और मैंने बोला कि जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से होगा, एक्टिव, पैसिव. जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है इट रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि एटीपी. जो पैसिव होती है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इट कुड बी ईदर विद द डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस. यानी कि एक्टिव जब भी रीएब्जॉर्प्शन होती है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. इट विल बी शोइंग द अपहिल मूवमेंट, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है. जबकि पैसिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी. तो इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे. आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है और अमीनो एसिड, ठीक है, ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक्टिवली रीएब्सॉर्ब किया जाता है. तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस एंड नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. ऐसा किस बेसिस पर हम कर रहे हैं? सी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने एसेंशियल हैं, इतने ज़रूरी है कि उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है. तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वही होते हैं जो कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. और कंप्लीटली अगर आपको एब्जॉर्प्शन करना है सो इट इज नॉट पॉसिबल विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए हम एक्टिवली उनको एब्जॉर्ब करेंगे. सो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये क्या है? ये एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड दीज आर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. लेकिन जब लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की बात करते हैं सो वी विल रीड अबाउट सर्टेन आयंस, जैसे कि मतलब उनकी जरूरत तो है बट वो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते. जैसे कि सोडियम पोटेशियम ले लीजिए, वो भी एक्टिवली होंगे, सोडियम पोटेशियम. ठीक है, बट जब हम लो थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो कुछ ऐसे विटामिन, ड्रग्स या क्रेटिनिन जैसे प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? लेकिन एक्टिव के एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हो. पैसिव के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब पैसिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं. साथ साथ वाटर की हम यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, डिफ्यूजन में आप क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हो, यूरिया का भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, तो ये किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? पैसिवली. पैसिव में क्लोरीन और यूरिया को डिफ्यूजन की मदद से,
और वाटर को ऑस्मोसिस की मदद से एब्जॉर्ब किया गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस की मदद से जो ग्लोमेरुलस में ब्लड था वो सारा बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा था, फिल्टर हो रहा था और फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ। ठीक है, ये 125 ml पर मिनट था, जिसको हमने बोला GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। साथ ही साथ 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, ये की बात है। मिनट में 125 ml, डे में पर डे के हिसाब से 180 लीटर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो किडनीज है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, कभी भी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उसको ठीक करने के लिए, है ना। तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, JGA, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि रेनिन को प्रोड्यूस करेंगे, रेनिन वैसोकंस्ट्रक्शन करवाएगा और जो ब्लड का फ्लो है उसे नॉर्मल लेकर आएगा। ठीक है, आपको एक और चीज इसके बारे में जानने की जरूरत है और वो ये है कि जो JGA है कैसे बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय द सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से, DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स एट देयर लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल्स के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड अपैरेटस बनाते हैं जिसको JGA कहा जाएगा, यानी कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, राइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि सेलेक्टेड आयंस की, मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस को ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल। तो भाई जब एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है तो 180 लीटर यूरिन में प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड, क्योंकि 99% जो होता है फिल्ट्रेट उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए जो 150 से 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा था उसमें से मात्र 1.5 से 1.8 लीटर ही यूरिन बन पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 99% उस फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो जो यूरिन बन पाया, जो वेस्ट निकल पाया, वो सिर्फ 1.5 से 1.8 लीटर पर डे होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेसिकली जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, H+ आयंस को, अमोनिया और इसके साथ साथ कुछ और K+ आयंस वगैरह भी हो सकते हैं जिनको सिक्रीट कर देती हैं फिल्ट्रेट में। सो दिस इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन। देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिक्रेशन। भाई जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, H+ आयंस को, अमोनिया को, K+ आयंस को कहाँ पर डाल रही है, कहाँ सिक्रेट करेंगी, किसमें, फिल्ट्रेट में। तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है कि ये एसिड बेस के बैलेंस को साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, इसके सारे स्टेप्स भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीट में भी पूछे जाते हैं आपसे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो हो गया JGA किसकी मॉडिफिकेशन है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो 125 ml पर मिनट है या 125 ml पर आवर है या फिर पर डे है। तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे लिए, इसीलिए आपको ये एग्जैक्ट टर्म्स याद करनी होगी। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है नीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन एंड ये ठीक कर लो, ये है यूरोपोइसिस, दिस इज यूरिनो और यूरोपोइसिस। तो जो यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इन केस अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।